प्रिय छात्रों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है सीमाकारी कारकों की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रत्येक जीवधारी का वातावरण निम्न दो प्रकार के कारकों से निर्मित होता है। पहला है अजैविक कारक और दूसरे हैं जैविक कारक। इनकी डिटेल स्टडी हम लोग सीमाकारी कारकों की अवधारणा के पश्चात करेंगे। यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि जो कारक है उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक अजैविक कारक है, दूसरा जैविक कारक है। कोई भी कारक जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में अर्थात इकोसिस्टम में विभव वृद्धि अर्थात पोटेंशियल ग्रोथ को कम करने का प्रयास करता है, उसे सीमाकारी कारक या परिमिति कारक या लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। सीमाकारी कारकों से संबंधित निम्न नियम है। पहला है लाइबिग्स का न्यूनतमता का नियम, अर्थात लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। दूसरा है सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, अर्थात सेल्फर्ड का सहिष्णुता का नियम या सेल्फर्ड का सहनशीलता का नियम। और तीसरा है कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारकों की मिश्रित अवधारणा। ये तीन मुख्य कारक हैं और ये तीनों कारक आप लोगों के लिए एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हैं। हम लोग पहले चर्चा करते हैं पहला नियम, जिसका नाम है लाइबिग का न्यूनतमता का नियम, अर्थात लाइबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। जैसे कि नाम से ही इंगित हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया है न्यूनतमता के ऊपर। देखते हैं नियम क्या कहता है। जर्मन वैज्ञानिक जस्टस वॉन लिबिंग ने 1840 में अपनी पुस्तक कार्बनिक रसायन एवं इसका कृषि एवं कार्यकी में उपयोग प्रकाशित की। लाइबिग ने अपनी पुस्तक में विभिन्न कारकों का पौधों की वृद्धि पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसका वर्णन किया तथा अपने परिणामों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया। पौधों की वृद्धि उन पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता के रूप में न्यूनतम अर्थात कम से कम मात्रा में उपस्थित हों। एक बार पुनः रिपीट करता हूं। पौधों की वृद्धि उन पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता के रूप में न्यूनतम मात्रा में उपस्थित हो। इसे ही लाइबिग का न्यूनतमता का नियम कहते हैं। लेकिन बाद में शोधकार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि वातावरण के दूसरे कारक भी सीमाकारी कारकों की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्लैकमैन ने इस सिद्धांत को दूसरे सीमाकारी कारकों के साथ जोड़ा। छात्रों याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम ब्लैकमैन। और इन्होंने क्या किया, दूसरे सीमाकारी कारकों के साथ में भी इस नियम को जोड़ने की पैरवी की। इस प्रकार यह नियम सीमाकारी कारकों का एक दृष्टिकोण दर्शाता है। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य कारक कितनी भी अधिक मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, उनका पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग कुछ बोरोन जैसे अल्प मात्रा वाले कारकों पर निर्भर करेगा। अर्थात पौधों की वृद्धि के ऊपर ज़्यादा जो प्रभाव डालेगा वो बोरोन जैसा कोई ट्रेस एलिमेंट, अल्प मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट ही डाल पाएगा और पौधों की वृद्धि इसके ऊपर अधिक निर्भर करेगी। मूलतः यह नियम पौधों के लिए दिया गया था
लेकिन टेलर 1934 ने इसे सभी जीवधारियों के लिए लागू कर दिया तथा इसकी परिवर्तित व्याख्या इस प्रकार से की। व्याख्या सुनिएगा। जीवधारियों की जैविक क्रियाएं उन सारभूत वातावरणीय कारकों एवं उनके संयोगों से नियंत्रित होती है जो न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ओडम का विचार है कि इस नियम को केवल उन रासायनिक कारकों तक ही सीमित माना जाना चाहिए जो जीवधारियों की कार्य की अर्थात फिजियोलॉजी के लिए आवश्यक हैं तथा अन्य के लिए सेल्फर्ड का नियम लागू किया जाना चाहिए। सेल्फर्ड के नियम की व्याख्या हम लोग इस नियम के पश्चात करेंगे। अब ये जो लाइबिक का न्यूनतमता का नियम है, इसके दो सहायक नियम हैं। दोनों सहायक नियमों में पहला है स्थिर दशा का नियम, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट, और दूसरा है कारकों की अंतःक्रिया का नियम, प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरैक्शन। तो पहले सहायक नियम की चर्चा करते हैं। यह है स्थिर दशा का नियम अर्थात प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट। ये उपनियम या सहायक नियम क्या कहता है? लिबिक का नियम कठोरतापूर्वक केवल स्थिर दशा में ही लागू किया जाना चाहिए, अर्थात ये उसी दशा में कार्य करता है जबकि ऊर्जा एवं पदार्थों, ध्यान दीजिएगा, जबकि ऊर्जा एवं पदार्थों के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह में संतुलन हो, अर्थात किसी इकोसिस्टम में एनर्जी और सब्सटेंसेस जो है उनके इनफ्लो और आउटफ्लो में हमेशा इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, संतुलन रहना चाहिए, तब यह नियम काम कर पाएगा। और इसमें आप लोग झील का उदाहरण ले सकते हैं। आपको पता है कि झील में कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य सीमाकारी कारक होता है तथा प्रोडक्टिविटी और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो है एक साम्य बना रहता है, इक्विलिब्रियम बना रहता है। इस तंत्र में अर्थात झील में CO2 के अलावा अन्य कारक भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो सीमाकारी कारक की भांति कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सीमाकारी कारक की भांति जो काम करता है दैट इज CO2। तो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोडक्टिविटी के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्थापित रहता है। कभी कभी किसी कारणवश झील में अगर CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है तो उससे प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है, लेकिन धीरे धीरे साम्य स्थापित हो जाता है। तथा इकोसिस्टम जो है उसमें फिर हम लोग ये न्यूनतमता का नियम लागू कर सकते हैं। दूसरा है कारकों की अंतःक्रिया का नियम। लाइबिक के नियम में कारकों की अंतःक्रिया का नियम भी जोड़ा जाना चाहिए। यदि वातावरण में किसी पदार्थ की बहुतायत है अर्थात तो पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा सबसे कम मात्रा वाला जो नेसेसरी एलिमेंट है, आवश्यकता वाला पदार्थ है, अगर वो अनुपस्थित है तो सबसे कम आवश्यकता वाले पदार्थ की उपयोगिता दर बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जीवों में कम मात्रा वाले पदार्थ की अपेक्षा अधिक मात्रा वाले तत्व को अधिक मात्रा में उपयोग में लिया जा सकता है। और इसमें आप लोग उदाहरण दीजिएगा। आपको पता है मोलस्का का कवच जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन ऐसे आवास में जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा कम होती है और स्ट्रोंशियम की मात्रा अधिक होती है, तब उन जंतुओं में उपयोगिता दर बदल जाती है और कैल्शियम के स्थान पर स्ट्रोंशियम का उपयोग करके स्ट्रोंशियम कार्बोनेट
के कवच का निर्माण वो मोलस्क कर लेते हैं। लाइबिक के न्यूनतमता के नियम में आज इतना ही है। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे सेल्फर्ड के सहनशीलता के नियम की। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।